प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। आज के अगर प्रश्न की बात करें तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले यहाँ पे विवाह से महत्वपूर्ण प्रश्न। किससे? विवाह से महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जितने के प्रश्न आपको मिलेंगे सारे के सारे आपको विवाह से मिल जाएंगे। और इसके बाद में हम लोग भाषा से, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दहेज से, इन सभी चीज़ों से, मतलब दहेज तो विवाह में आपका आ जाएगा, उसके बाद में भाषा हुआ, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि हुई, इन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी पढ़ाई यहाँ से अच्छे तरीके से हो सके। और साथ में अगर हमारे सेवका बूस्टर बैच यानी कि टेलीग्राम के प्राइवेट बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, सेवका बूस्टर बैच, इसके प्राइवेट बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 49 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपको 3 मंथ का मौका मिलेगा हमारे इस ग्रुप में रहने के लिए। ठीक है, तो 3 मंथ में हम लोग कराएंगे क्या, डेली जो आपका क्लास का पीडीएफ होता है, ठीक है, क्या होता है आपका पीडीएफ मिलेगा, साथ में आपको 2 क्विज मिल जाता है। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, आपको ई बुक मिल जाता है। उसके बाद में आपको सोमवार को क्या मिल जाता है, प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। यानी कि टोटल हम लोग 5 से 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको देंगे, और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 49 रुपये पे करने होंगे। अगर लिंक की बात करें तो लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर 63077182 पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है और कुछ चीज पूछना है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं और इस नंबर से आप लिंक प्राप्त करके इस प्राइवेट बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है। अगर आप हमारे पब्लिक ग्रुप पे नहीं है, यानी कि पब्लिक टेलीग्राम पे नहीं है, तो वहाँ पहले ज्वाइन होइए और बच्चों से पूछिए कि कैसी पढ़ाई वहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आपका ये नंबर है, इस पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और साथ में नोट करने के बाद आप लोग अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हमने बताया कि आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग विवाह से महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मुस्लिम में, ठीक है, क्या प्रश्न है, ठीक है, ये देखिए टेलीग्राम का मैसेज आना शुरू हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमत से होने वाले तलाक का नाम है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका पारस्परिक है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो शब्दों पर मत ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे बोलने की तरीका है उस पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि लिखा क्या है उस पर ध्यान मत देना, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पारस्परिक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका पूछा है कि मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक संबंध से होने वाले तलाक का क्या नाम है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है, मुबरअत दिया है, खुला दिया हुआ है, इला दिया हुआ, और आपके तलाक एहसन दिया हुआ है। तो देखिए, अगर पत्नी और पति यानी दोनों के सहमत से, पत्नी, ठीक है, और पति के दोनों के सहमत से जो आपका यहाँ पे तलाक होता है, ठीक है, जो सहमत से तलाक होता है बच्चे, वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, मुअर्रत कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। बच्चे यहाँ पे अगर बात करें खुला की, किसकी, खुला क्या होता है, खुला में केवल पत्नी की सहमत होती है। किसकी? केवल यहाँ पे पत्नी की सहमत होती है। तो जो खुला होता है उसमें पत्नी की होती है, पति और पत्नी की सहमत किसमें होता है, मुअर्रत में होता है। तो मुस्लिम विवाह में पति पत्नी के पारस्परिक सहमत से होने वाला तलाक आपका क्या कहलाता है, मुअर्रत तलाक कहलाता है। खुला तलाक में केवल पत्नी की सहमति होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, सेकंड नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। यानी कि जो आपका मुस्लिम विवाह है उसमें जो आपका विच्छेद अधिनियम है ये आपका किस वर्ष में आया था, 1939 में आया था, 1942 में, 1955 में, या फिर आपका 1961 में आएगा। तो इसका जो सही आंसर है बच्चे वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे ए आएगा। यानी कि 1939 में जो आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद है वो आपका आया था। तो 19 नंबर क्या, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या जाएगा इसका, 1939। ठीक है, 1939 ईस्वी में आपका विवाह मुस्लिम विच्छेद अधिनियम आया था। ठीक है, इसमें था क्या, इसमें ये था कि पत्नी, ठीक है, पत्नी अगर पति में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मतलब कि ये है कि अगर पति में कोई प्रॉब्लम इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए वो जेल में है, ठीक है, पति जो आपका क्या है वो आपका जेल में है, ठीक है, जेल में हो गया, या पति को कोई ऐसी बीमारी है, लंबे समय से कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे कुष्ठ रोग उसमें दिखाया गया है, ठीक है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, उसके बाद में अगर नपुंसकता है, ठीक है, तो इन सब केस में पत्नी क्या कर सकती है, उसको तलाक दे सकती है। पत्नी क्या कर सकती है, तलाक दे सकती है। ठीक है, तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और जो ये आपका अधिनियम था आपका 1939 में आया था। ठीक, कब आया था बच्चे, 1939 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, ऑप्शन थोड़ा नीचे लिखे हुए हैं तो इनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उपगम में श्रम के
लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया, यानी कि इनमें से कौन सा जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें उस उपगम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। ठीक है, ऑप्शंस जो आपके दिए हुए हैं लिंग और विकास, ठीक है, उसके बाद में आधुनिकतावाद और विकास, महिला एवं विकास, फिर विकास एवं महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सही, ठीक है, यहाँ पे विकास में महिलाएं हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना विकास में महिलाएं, तो ये इसका जो सही आंसर बच्चे जाएगा आपका कौन सा जाएगा, आपका यहाँ पे डी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, डी वाला जाएगा, विकास में महिलाएं। ठीक है, तो आपका ये वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका 4 नंबर का प्रश्न है, और 4 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चे कि जेंडर विभेदन का मुख्य कारण है। जेंडर विभेदन मतलब कि लड़का लड़कियों में क्या करना, विभेद करना, ये कौन सा मतलब कि कारण हो सकता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज हो सकता है, या फिर आपका आर्थिक विभाजन हो सकता है, बच्चे पैदा करना हो सकता है, या फिर आपका व्यक्तित्व विशेषता हो सकती है। तो देखिए अगर जेंडर विभेद की बात की तो आप सभी को पता होगा जेंडर विभेद किस वजह से होता है, पितृसत्तात्मक समाज की वजह से होता है। मतलब क्या होता है, लोग समझते हैं कि जो आपका लड़का होता है, ठीक है, जो आपका लड़का होता है यही जो वंश है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पितृसत्तात्मक पक्ष है या फिर समाज है, इसी वजह से जेंडर में विभेद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो आपके लिंग समानता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें, आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है, समतावादी, महिला एवं स्वतंत्रता की और स्वाधीनता, महिला की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, या फिर आपकी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसमें से कौन सा हो सकता है जिसमें लिंग समानता से संबंधित है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका, ये आपका डी वाला जाएगा। क्या सही जाएगा आपका, डी वाला, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक सामान्य पहुंच। मतलब कि जो लिंग में समानता है, यानी कि जो आपका, ठीक है, बॉयज कह सकते हैं, बॉयज एंड जो गर्ल्स है, इसमें समानता किस वजह से हो सकता है, यानी कि जो भी शक्ति है और जो भी संसाधन है इसमें समान पहुंच है, यानी कि ये भी अपना जो भी लड़का जो है वो भी अपना वही काम कर रहा है और लड़की भी वही काम कर ले रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, लिंग में समानता हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधित असमानता की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, लिंग संबंधित असमानता की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना नहीं वाले में ऑप्शंस क्या हो सकता है, आर्थिक व्यवस्था हो सकता है, पारिवारिक व्यवस्था हो सकता है, उसके बाद में हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ वैवाहिक समवस्था हो सकता है, या फिर आपका कानूनी व्यवस्था। ठीक है, वैवाहिक व्यवस्था या फिर आपका कानूनी व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा डी वाला, यानी कि कानूनी व्यवस्था। जो समानता नहीं हो आपका क्या है, कानूनी व्यवस्था में समानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। एक बार प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधित असमानता, ठीक है, क्या है आपका, लिंग संबंधित असमानता की विशेषता नहीं है। तो जो आपकी कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, यही आपका संबंधित व्यवस्था नहीं है, समानता नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, यानी कि जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है इसमें क्या आपका मना किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। सप्रवर विवाह मना किया गया है, सगोत्र विवाह, या फिर आपका सपिंड विवाह, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे, ये आपका कौन सा जाएगा, आपका डी वाला जाएगा, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है जो, इसमें आपका सप्रवर विवाह यहाँ पे मना किया गया है, सगोत्र विवाह भी और आपका सपिंड विवाह भी मना किया गया। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या जाएगा आपका डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था, तो आपका ये कब किया गया था, यानी कि जो आपका हिंदू कोड बिल है वो आपका कब हुआ, ठीक है, कौन से वर्ष में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें 1920 में, 1930 में, 1958 में, 1956 में। देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका क्या जाएगा, आपका 1956 में जाएगा। ठीक है, देखिए 1955 में आपका अधिनियम जो है आपका 1955 अधिनियम है, और साथ में आपका ये लागू कब हुआ था, तो आपका 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 9 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधित मुद्दों में से कौन सा मुद्दा 2013 में एक अधिनियम बना, यानी कि कौन सा उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए थे जिसमें एक मुद्दा था 2013 का, वो आपका बाद में चलकर एक अधिनियम बन गया। ठीक है,
मतलब बाद में क्या 2013 में ही वो क्या बना, अधिनियम बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मतलब कि अपने ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन सा यह था। ठीक है, तो ये आपका दहेज मृत्यु था, या फिर आपका ऑनर किलिंग था, ठीक है, या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो देखिए ये आपका जो 2013 में कानून बना था, ये आपका क्या था, ये आपका सी नंबर का था, यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए, यानी कि कौन से वर्ष का अधिनियम था हिंदू वाला जिसमें तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शंस की बात करें 1955 अधिनियम, 1956, 1961, 1973। जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं को भी तलाक का प्रावधान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में प्रति विवाह किस माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न सही होगा, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है। ठीक है, भारत में यहाँ पे ध्यान देना, बहुपत्नी। ठीक है, ठीक है, बहुपत्नी विवाह, भारत में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान्य नहीं है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा कि मान्य नहीं है। ठीक है, मान्य नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। तो आपका किसमें मान्य नहीं है बहुपत्नी विवाह, हिंदुओं में नहीं मान्य है, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में। तो देखिए जो बहुपत्नी विवाह है आपकी हिंदुओं में मान्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, जो आपके भारत में हिंदू वाले लोग हैं उनमें बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, और उसके जो ऑप्शन हैं आपके नीचे लिखे हुए हैं। तो 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है, यानी कि जो भी मुस्लिम विवाह होता है उसमें मेहर का भुगतान कौन करता है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें, वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को दिया जाता है मेहर, या फिर आपका वर के पिता द्वारा बहू के माता पिता को दिया जाता है, या फिर वधू द्वारा वर को, या फिर वर द्वारा वधू को। ठीक है, यानी कि लड़की के द्वारा लड़के को, या फिर लड़के को, ठीक है, मतलब कि लड़की के द्वारा लड़के को, या फिर लड़के के द्वारा लड़की को, या फिर दोनों के माता पिता। ठीक है, समझ लीजिएगा, एक लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता को देंगे, या फिर लड़के के माता पिता लड़की को, या फिर लड़की के माता पिता लड़के को। ठीक है, ये चीज आपका दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, वर द्वारा वधू को यहाँ पे दिया जाता है। किसको, वर द्वारा वधू को दिया जाता है मेहर। ठीक है, वर द्वारा वधू को दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ समझिए आप लोग, लड़के के द्वारा, किसके द्वारा, लड़के के द्वारा क्या दिया जाता है, मेहर। ठीक है, लड़के के द्वारा मेहर दिया जाता है किसको भैया, लड़की को। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, सारदा एक्ट संबंधित है, यानी कि आपका जो सारदा एक्ट है वो आपका किससे संबंधित है, दहेज प्रथा से, बाल विवाह, वधु पुनर्विवाह से, या फिर आपका देवदासी प्रथा से। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका, ये आपका क्या जाएगा, आपका बाल विवाह से। ठीक है, यानी कि जो आपका सारदा एक्ट है आपके बाल विवाह से क्या है, संबंधित है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें कब 1929 में बेटा, 1929 में जो लड़की की उम्र थी, ठीक है, लड़की की उम्र कितनी रखी गई थी, लड़की की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष। ठीक है, और लड़के की जो उम्र थी, ठीक है, लड़के की जो उम्र थी, लड़के की उम्र कितनी थी बच्चे, लड़के की उम्र जो थी वो आपकी कितनी थी, वो आपकी थी यहाँ पे 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि लड़का 18 साल का हो, लड़की आपका 14 साल का हो तो शादी कर सकते हैं। ये आपका किसके द्वारा था, ये आपका सारदा एक्ट के द्वारा था, ये आपका 1929 का नियम है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा सारदा एक्ट से ही संबंधित है। यह कह रहा है कि सारदा एक्ट कब पारित किया गया था, सितंबर 1929, सितंबर 1930, सितंबर 1928, या फिर यहाँ पे अक्टूबर 1929। ठीक है, अक्टूबर 1929 में किया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका क्या जाएगा, सितंबर 1929 में। ठीक है, सितंबर 1929 में आपका जो सारदा एक्ट है वो आपका पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। हमने बताया कि जो आपका सारदा एक्ट है 1929, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, लड़के का उम्र कितना, लड़के का उम्र बच्चे 18 साल, और लड़की का जो है उम्र है वो कितनी होना चाहिए, वो आपका 14 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख सकते हो। ठीक, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है बच्चे। 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के उपदेश के क्रम है, यानी कि जो आपका पारंपरिक यानी कि अच्छे तरीके से जो परंपरागत आप हिंदू विवाह अगर कर रहे हैं तो उसमें जो विवाह है, विवाह में कौन से यहाँ पे उपदेश के क्रम है। ठीक है, धर्म प्रजा पत्नी, या फिर धर्म प्रजा रति,
ठीक है। उसके बाद में प्रजा धर्म रति, या फिर आपका रति धर्म प्रजा, या फिर आपका प्रजा रति धर्म। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा कौन सा, ए वाला जाएगा। यानी कि आपका जो भी है, ठीक है, धर्म प्रजा और रति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। यानी कि अगर आप हिंदू विवाह में परंपरागत तरीके से शादी कर रहे हैं तो इन केस में आपको धर्म प्रजा रति के नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि इनका एक उपदेश है और कुछ नहीं। ठीक है, पालन करो ना करो ये आपकी मर्जी। 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ठीक है, क्या है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 किस और किन समुदायों के उत्तराधिकारी संबंधित विषयों को नियंत्रित करता है। यानी कि 1956 का जो आपका उत्तराधिकारी अधिनियम है वो किस विषय पे, यानी कि कौन से किससे संबंधित है और किन चीजों को नियंत्रित करता है। हिंदू के जो भी नियम कानून है उन समुदायों को यहाँ पे नियंत्रित करता है, सिख, बौद्ध, जैन या फिर ये सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे, एक बात और ध्यान रखा करिए कि जब भी यहाँ पे आए इन सभी, तो ठीक है ध्यान रखिए करिए, उसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या सही जाएगा, ये सभी जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी इस चीजों का ध्यान रखना आप लोग कि ये आपका सभी सही जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है इसमें कौन कौन समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी के जो भी संबंधित विषय के नियम है उसको नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का है बच्चे। 17 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, धर्म, परिवार, विवाह, जात आदि उदाहरण है किसके, बताइए। जो भी धर्म है, परिवार है, जात है, ये सब किसके उदाहरण हैं, सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक मानकों के हैं, या फिर आपका सामाजिक संस्थाओं के हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 17 का सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका सी जाएगा। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के, क्या है आपका, सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चे, किस समाज, ठीक है, क्या है, किस समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। कौन सा जो समाज है उसमें विवाह का जो स्वरूप है वो आपका निश्चित होता है, सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका क्या जाएगा, आपका कानून के द्वारा। कानून के द्वारा जो भी विवाह कराया जाता है उसमें जो भी स्वरूप होता है उसका अंततः निश्चित होता है। ठीक है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः कानून द्वारा ही निश्चित होता है। भारत में हिंदू धर्म तथा मुस्लिम विवाह धर्म के संबंधित कानून अलग अलग है। यानी कि जो भी हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह है उनके कानून अलग अलग है, और जो भी आपका अंततः निश्चित स्वरूप है वो किसके द्वारा, आपका कानून के द्वारा ही यहाँ पे आपका निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक, चलिए 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर का है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम क्या है बच्चे, विशेष विवाह अधिनियम होता है कि जिसमें आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी, ठीक है, किसी भी धर्म, ठीक है, किसी भी जात में आप शादी कर सकते हैं। विशेषकर आप विदेशों में शादी कर सकते हैं, कहाँ पे, आप विदेशों में भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी है, ठीक है, ये आपका विशेष विवाह अधिनियम कहलाता है। तो पूछा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है, 1953, 1954, 1955 या फिर आपका 1956। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1954 में विशेष विवाह अधिनियम भी आपका यहाँ पे पारित हो गया था। तो ये आपका 1956 में जाएगा। ठीक है, कब जाएगा आपका, 1956 में जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1954 में जाएगा बच्चे, सॉरी 54 लिखा भी है, 54 हमने सही भी किया है। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो आपका 1954 में पारित हुआ। और साथ में हमने बताया विशेष विवाह के लिए है, यानी कि इसमें धर्म, जात, विदेश, ठीक है, यहाँ तक भी आप शादी कर सकते हैं। धर्म मतलब कि विपरीत धर्म हो सकता है आपका, ठीक है, वहाँ से शादी कर सकते हैं। विपरीत आपकी जात हो सकती है, और विदेश में की लड़कियों से या फिर लड़के से आप लोग अपने हिसाब से शादी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हाँ, लेकिन विशेष मतलब कि शादी क्या तुरंत जाके शादी नहीं कर लोगे, उसके कुछ भी रूल रेगुलेशन है तो उसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। 20 नंबर पे आ जाओ, मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। यह आपको बताना है कि मुस्लिम विवाह अधिनियम का आपका कब पारित हुआ, 1935, 1936, 1937 या फिर आपका 1939। तो देखिए जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है वो आपका 1937 में ही पारित हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। ठीक है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, 8 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 3 हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका क्या जाएगा, सी वाला, यानी कि 8 प्रकार के विवाह है। 8 की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे ब्रह्म विवाह हो जाता है। उसके बाद में कौन सा हो जाता है, देव विवाह हो जाता है। कौन बच्चे, देव विवाह, ब्रह्म विवाह हो गया। उसके बाद में आर्ष विवाह हो गया। कौन सा हो जाएगा, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है, ठीक है, प्रजापत्य विवाह हो जाएगा। असुर विवाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, असुर विवाह हो जाएगा। ठीक है, गंधर्व विवाह हो जाएगा।
ठीक है, आप सभी को पता होगा असुर विवाह निम्न विवाह के अंतर्गत आता है। राक्षस विवाह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका राक्षस विवाह हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका पैशाच विवाह हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जो चार है यानी कि 1 2 3 4 प्रजापत्य विवाह यहाँ तक है, ये आपके क्या है, ये आपके उच्च कोटि के विवाह आते हैं। कौन से बच्चे, ये आपके ठीक है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, अर्थ विवाह आपके किसमें आते हैं, आपके उच्च कोटि के शादी के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके नीचे है ठीक है असुर गंधर्व राक्षस, ये आपके किसमें आते हैं, आपके निम्न में आते हैं। किसमें, निम्न कोटि के शादियों में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपका हिंदू विवाह है वो आपका 8 प्रकार से होता है। 8 के नाम यहाँ पे मेंशन भी है। और जो आपके 4 हैं, 4 आपके उच्च कोटि के विवाह ऊपर वाले, और नीचे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये आपके क्या है, निम्न कोटि के विवाह है। ठीक है, किसमें है, ये आपके निम्न कोटि के विवाह हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, कौन से हैं, निम्न कोटि के विवाह है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का प्रश्न है। और 22 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में बहुपद परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है। यानी कि भारत में जो बहुपद विवाह है, ठीक है, जो बहुपद विवाह परिवार है वो आपके भारत के किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है। रामायण में देखने को मिल रहा है, या फिर आपका गीता में, या फिर आपका महाभारत में, या फिर आपका मनुस्मृति में। तो सभी को पता होगा आपका महाभारत में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आपका दृश्य आपके द्रौपदी के द्वारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा 23 नंबर का प्रश्न है बच्चे। 23 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जात से बाहर क्या, जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक प्रकार से है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर जात से, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए हिंदू, ठीक है, हिंदू जात का है, ठीक है, वो अपने किसी अन्य जात में शादी कर रहा है, तो ये इसका कारण क्या हो सकता है, ये जो उत्पन्न हो रही है इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपका पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो आपका औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास के चरण है, सामाजिक विकास के चरण है, नैतिक विकास के चरण, या फिर आपका धार्मिक विकास के चरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा, औद्योगिक विकास के चरण। ठीक है, मतलब कि कारण रख सकते हो या फिर आपके चरण दोनों कह सकते हो। ठीक है, तो औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चे देखिए जब भी आपका औद्योगिक विकास होगा, यानी कि औद्योगिक अगर आपके शहर में विकास हो रहा है, ठीक है, तो लड़के लड़कियां क्या करेंगे, साथ साथ में काम करेंगे। ठीक है, लड़के लड़कियां एक साथ में क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे। ठीक है, और जब वर्क करेंगे तो वहाँ पे कनेक्शन होगा, बातचीत होगा। ठीक है, कनेक्शन मतलब समझो यार। ठीक है, ये सब होगा तो इन केस में वो लोग अपना क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका जात के बाहर विवाह हो रहा है, इसका जो प्रेरणा उत्पन्न हो रहा है आपके औद्योगिक विकास के कारण हो रहा है। ठीक है, चरण नहीं होगा बेटा, कारण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से, ठीक है, जितने भी भाषा यहाँ पे नीचे दिए गए हैं संविधान के 8वीं सूची में शामिल है। यानी कौन सा, जितने भी भाषा दिए गए हैं इनमें से जो कौन सा आपका भाषा है आपका संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं है। उड़िया नहीं है, सिंधिया नहीं है, संस्कृत नहीं है, मणिपुर नहीं है, अवधी नहीं है। देखिए आपका जो मणिपुरी भाषा है ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपके 8वीं सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 24 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, और यहाँ पे आंसर शीट भी आपको मिल रहा है। तो आंसर शीट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मुख्य सेविका का बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। मुख्य सेविका का कौन सा बैच बेटा, बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। मुख्य सेविका बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं मिलता 63077812 पे मैसेज करिए, लिंक मिल जाएगा। 49 रुपये आप लोग पे करेंगे, उसके बाद में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ध्यान रहेगा कि यहाँ पे मिलेगा क्या क्या, पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ई बुक मिलेगा, साथ साथ में आपकी काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मिल रहे हैं। और अगर लेक्चर में कोई त्रुटि रह गई है तो उसको एक बार कमेंट करके बताइएगा, उन चीज़ों को सही कराया जाएगा। और जो भी और भी गलती होंगी उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।